हाँ, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ओ ऑनलाइन वालों आ रही है। चलो ठीक है, आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उस वजह से 15-20 मिनट लेट हो गया है। चलो। हाँ, चलो भाई मित्रों, कहाँ तक पढ़ लिया था? ओवुलेशन कैसे होता बता दिया था। बहुत बढ़िया। पीछे वालों, बीड़ी पीना बंद करो, इधर देखो। एक्चुअली तुम बीड़ी नहीं पीते, बीड़ी तुम्हारी जिंदगी पीती है। हाँ, आप बीड़ी चिलम हुक्का नहीं पीते, एक्चुअली वो आपको पी रहा है। पुरानी कहावत है ना कि सिगरेट पीने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि जवानी में मर जाते हैं एम्फाइसीमा से, या लंग कैंसर से, या ओरल कैंसर से, या यूरिनरी ब्लडर कैंसर से, लेरिंजियल कैंसर से। और जब आप दारू पीते हो तो आप दारू नहीं पी रहे, आप पूरे परिवार को पी रहे हो। हाँ जी। ठीक है ना पीछे वालों? अरे वो दोनों फोटोसिंथेसिस और ब्लू, इधर देखो दो। चलो सुनो। ओवुलेशन कैसे होता है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था ना। चलो ठीक है। अब हम लोग मेस्ट्रो साइकिल में देखो सब कुछ हो चुका है, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो है ही सही, उसके अलावा पहले एक टेबल बनवाता हूँ। टेबल जो है उसमें ये है कि अपने नीट में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट सिर्फ ट्यूबेक्टोमी दिया हुआ है, बाकी ओफरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन एज सच एनसीईआरटी साइंस चैप्टर में वो जरूरी नहीं है, इसमें से जैसे 6 क्वेश्चन आते हैं तो एक आधे आउट ऑफ एनसीईआरटी आता ही आता है। आप पिछले 7-8 साल का वो देख लो एक्सपीरियंस। ठीक है। तो वो इसमें से तो चांस सबसे ज्यादा बनते हैं। तो देखो क्या होता है, कुछ सर्जिकल टर्म्स है, और उस केस में हम लोग बस यस और नो करना है कि क्या चेंज आते नहीं आते। आपको फाइनली सिर्फ इतना पता है ना कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को थ्रू जीनारेज, पिट्यूटरी ओवरी को थ्रू एलएचएफएसएच, ओवरी यूट्रस को थ्रू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करती है। तो कौन किसको कैसे कब कंट्रोल करता है, ये पिछले 4 लेक्चर से हम वही पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, अरे बोलो। तो वही चीज है, बस वो याद है तो इसका हर एक वर्ड आप देखना सोल्व कर दोगे, मतलब आपको पहले से याद है। अब नोट्स में मत देखो, एटलीस्ट वो देखते फिर तुम्हारा वो जो परसेप्शन है वो खत्म हो जाएगा कि रट लिया हमने। बंद करो उसको, बिना देखे आंसर देना, खुद को पता लगेगा कहां पर स्टैंड कर रहे हो। देखो एक वर्ड आता है ट्यूबेक्टोमी, क्या वर्ड आता है? ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है भाइयों सर्जिकल कटिंग, सर्जिकल कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये होता है। एक वर्ड आता है, बात करें हिस्टेरेक्टोमी, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। फिर एक वर्ड आता है ऊफोरेक्टोमी, क्या आता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी। अब ओवरी चूंकि दो होती है, वन रिमूव करे तो क्या होगा, और दोनों ही रिमूव कर दे तो फिर क्या होगा। और कैरेक्टर क्या क्या पूछे जाते हैं नॉर्मली, सारे ही लिख देता हूं, विच कुड बी पॉसिबल। फॉर एन एग्जाम्पल, हर महीने होने वाले ओवेरियन चेंज, यानी ओवरी में जो हर महीने मेस्ट्रोसाइकिल में चेंज होते हैं वो। फिर यूटेराइन चेंजेस, हर महीने यूट्रस में होने वाले चेंज। फिर फर्टिलाइजेशन या मेस्ट्रोसाइकिल, मेस्ट्रोसाइकिल, और बाद में फर्टिलाइजेशन। अच्छा, यहां मेस्ट्रोसाइकिल मतलब ब्लीडिंग से मानना है हमें, ठीक है। फर्स्ट आता है कि यदि हम किसी फीमेल की ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को एम्पुलरी स्टमक जंक्शन से कट करते हैं, कहां से कट करते हैं? हाँ जी, एम्पुलर स्टमक जंक्शन से कट करेंगे, और एम्पुलर स्टमक जंक्शन से कट करते बात करें, ठीक है वो आपने कर दिया, ये इसका सर्जिकल स्टरलाइजेशन होता है। क्या होता है ये? जैसे मेल में वेसेक्टोमी पढ़ा था हम लोगों ने, तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। अब जल्दी से बता दो, यदि आपने किसी फीमेल में बात करें ट्यूबेक्टोमी कर दी, तो जल्दी बोलो, हर महीने आने वाले ओवरी के चेंज आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो।
बिल्कुल आएंगे, क्योंकि याद रखना ट्यूब के काटने से ओवरी पे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि ओवरी को तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और सारा सिस्टम एंडोक्राइन यानी ब्लड से चल रहा है। बोलो। तो याद रखना ओवरी में चेंज आएंगे, हर महीने आने वाले यूट्राइन चेंज बिल्कुल आएंगे। मेस्ट्रोसाइकिल अर्थात ब्लीडिंग बिल्कुल होगी। फर्टिलाइजेशन बस ये नहीं होगा क्योंकि आपने सिर्फ रास्ता रोका है। अरे बोलो। अब अंडा इधर नहीं आ पाएगा, इस पर उधर जा नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएंगे, तो फिजिकली आपने मिलने से रोक दिया पर सर्जरी करके। अरे बोलो। तो बस फर्टिलाइजेशन ही तो नहीं करवाना। तो ये एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड होता है, सर्जिकल स्टरलाइजेशन होता है, फैमिली प्लानिंग होता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। अरे बोलो। अगला होता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या होता है? तो आपने किसी महिला का यूट्रस रिमूव कर दिया सर्जिकली, जल्दी बोलो, हर महीने आने वाले ओवेरियन चेंज होगा? देख लो। क्योंकि आपने यूट्रस रिमूव कर दिया। हाँ तो ओवरी में होगा ना, क्योंकि ओवरी को तो ब्रेन कंट्रोल करता है। चलो, हर महीने होने वाली यूट्राइन चेंज नहीं होगा। मेस्ट्रोसाइकिल। अच्छा, फर्टिलाइजेशन। कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, सर अरे कहाँ से होगा फर्टिलाइजेशन, हाबू स्पर्म कहाँ से जाएंगे, आगे का तो पूरा रास्ता ही खत्म है ही नहीं रास्ता, यूट्रस हटा दिया, इसमें जाएंगे कहाँ से? बोलो। है ना? ठीक है। तीसरा, ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी। तो एक बात बताओ, ये जो एक आपने ओवरी रिमूव किया है, तो जल्दी बोलो, ओवेरियन चेंज होंगे? दूसरी में होगा। यूट्राइन चेंज होंगे? होगा। मेस्ट्रोसाइकिल चलेगा? रेगुलर चलेगा? हर 28 दिन में आएगा? ये डिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सच बोलो, डिले होगा? हाँ। होगा? होगा। डिलेड मेस्ट्रोसाइकिल मैंने लिख दिया, यहाँ पर बात करें। होगा? होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अभी तक मैंने आपको कभी भी नहीं पढ़ाया कि मेस्ट्रोसाइकिल में अल्टरनेट ओवरीज क्यों एक्टिवेट होती है या कैसे एक्टिवेट होती है। मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, देखो साइकिल ना साइकिल होता है। पहला पढ़ो ये लास्ट पढ़ो, जैसे कार्डियक साइकिल, जिंदगी भर कार्डियक साइकिल ही होता है, लबडब। मेस्ट्रोसाइकिल भी मेस्ट्रोसाइकिल ही होता है, लेकिन एक्चुअली इसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है, तो ये जल्दी डिस्टर्ब होता है। हाँ तो कार्डियक साइकिल भी तो डिस्टर्ब हो जाता है आपका, आप भाग के देखो। आप ये अपनी 5th फ्लोर पर क्लास लग रही है, आप बिना एस्केलेटर के 4 बार ऊपर चढ़ के देखो, एक बार जो तीसरी बार ही नहीं चढ़ पाओगे। 2 बार चढ़ के भी खूब है, एक ही सांस में। अरे बोलो। अरे बोलो। तो आपकी हार्ट बीट यहाँ देखेंगे तो 172 चल रही होगी, बड़बड़ा बड़बड़ बड़बड़ बड़। हाँ लेकिन साउंड तो लबडब भी आएगा, स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी। अरे बोलो, ऐसा थोड़ा ना है कि जो भाग रहे हो तो साउंड जो है पूरे गड़बड़ा गए। हेल्दी आदमी हो, कर सकते हो इतना सा तो, और यंग हो भी तो बात करें। उम्र क्या है अभी? 35। 35 भी कोई उम्र होती है बच्चों की? है ना? तो कोई फीमेल है, उसमें रेगुलर बात करें जो है मेस्ट्रोसाइकिल तब चलते हैं जब उसमें 2 ओवरी होती है। एक्चुअली होता क्या है, अच्छा, मैं इसको बता सकता है कि ये मेस्ट्रोसाइकिल अल्टरनेट ऑर्डर में क्यों चलती है? कोई बता सकता है? कोई भी? पीछे वालों, तुमने तो देखा होगा क्योंकि तुम मैमल से भी पुराने हो। प्लेटेल मैंतीस। इधर वालों, ये बच्चा स्मार्ट सा लड़का। अरे तेरे से बोल रहा हूं मैं। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, अंडा तो एक ही रिलीज करना है, तो एक ही ओवरी से एक्टिवेट होता है, लेकिन अल्टरनेट ऑर्डर में ओवरीज एक्टिवेट कैसे हो पाती है मैं बताता हूँ। साइकिल साइकिल होता है, हर महीने ब्रेन से मात्र चिन्ना सा सिंचाएगा कि 6 से 12 प्राइमरी से फाइनली एक ग्रेफेन फॉलिकल बने, और एलएच भी इतना आएगा कि वो उस एक को रिलीज करा सके, दैट्स ऑल। तो होता है क्या, सपोज राइट साइड वाली ओवरी इस महीने रप्चर होगी, अब ये ओवरी रप्चर होगी, क्योंकि सिर्फ ग्रेफन फॉलिकल रप्चर नहीं होती, और ग्रेफन फॉलिकल रप्चर होती भी है ना, तो या तो वो अगले बात करें 9 दिन में कॉर्पस ल्यूटेम तो खैर बनेगी बनेगी, और स्पर्म नहीं आया, एससीजी नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जायगोट नहीं बना, इम्प्लांटेशन नहीं बना, तो अगले 5 दिनों में खत्म भी हो जाएगी। और अच्छा, स्पर्म आ भी गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जायगोट भी बन गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, एससीजी भी आ गया, तो फिर 9 महीने बाद खत्म होगी। आपके 17 में भी क्वेश्चन आया था कि एंडोक्राइन जो है, ये आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? हर महीने भी होती है। हर महीने बात करें जो है ये स्टार्ट हुई थी, बात करें 14 डे से, और तो बात करें जो चली थी तो 9 दिनों तक रहती है। अरे बोलो। फिर 5 दिन इसको खत्म होने लग जाते हैं, चलो 14 डे मान लेते हैं टोटल मिला के, एटलीस्ट रहेगी तो सही। और प्रेगनेंसी होगी तो 9 महीने तक रहेगी।
और मेस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चल रहे हैं तो 14 दिन बाद कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और प्रेगनेंसी हुई है तो फिर 9 महीने बाद खत्म होगी। यानी कॉर्पस ल्यूटियम कैसे भी कर लो होगी तो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलेंगे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ब्लड के थ्रू तो आ रहे हैं, तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब कोई फीमेल है तो उसमें क्या है कि ओवरी रप्चर हुई, उसके अंदर एक ग्राफेन फॉलिकल है, तो ले दे के उसको खत्म ही होना है, चाहे वो प्रेग्नेंट रहे चाहे नहीं रहे। अरे बोलो, अब सपोज की प्रेग्नेंट नहीं है तो अगले बात करें जो 14 डेज में कॉर्पस एल्बिकेंस मर के खत्म 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 होगी खत्म। लेकिन भाई मेरे ओवरी दो ही है, उसको कैसे खत्म करोगे, फॉलिकल्स तो लाखों में, ओवरी दो ही है। यदि ओवरी रप्चर हुई उस पर्टिकुलर जगह से तो ओवरी क्या करेगी, अपने आप को रीजनरेशन प्रोसीजर में डाल लेगी और जल्दी 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 अपने आप को रिपेयर करेगी। अब ये मानो ब्लीडिंग के तीसरे दिन ब्रेन का एफएसएस आ जाएगा कि भैया चलो भैया अगले महीने का 6 से 12 प्राइमरी को एक्टिवेट करते हैं और 1 से 2 सेकंडरी बनाएंगे, ब्लीडिंग को रोकेंगे। एफएसएच आएगा, अब एफएसएच ब्लड के थ्रू आएगा, एफएसएच जब ब्लड के थ्रू आएगा तो दोनों ओवरीज के पास जाएगा, लेकिन ये वाली ओवरी तो रीजनरेशन प्रोसीजर में चल रही है, ये अपने आप को रिपेयर कर रही है, ट्यूनिका लिबोजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम, विसल पेरिटोनियम, कॉर्टेक्स और अपचड़ पार्ट पूरे को रिपेयर कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो टाइम लेगी। तो ये रीजनेशन प्रोसीजर चली जाएगी। एफएसएस जब इसके पास आएगा तो एफएसएस को रेस्पॉन्ड देने से मना कर देगी, बोले मैंने दे रेस्पॉन्ड तो अभी जा, बाद में आना। तो एफएसएस सोचेगा ठीक है मत दे रेस्पॉन्ड, वो सारा का सारा एफएसएस दूसरी ओवरी में चला जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में कहीं तो रिसेप्टर है ही नहीं। अरे बोलो, दूसरी ओवरी में था, सारा उसी को रिसीव हो जाएगा। तो फिर वो जब तक रिपेयर होगी तब तक तो ये सेकंड टर्शी का नंबर आ गया। अरे बोलो, और एक बार आपका ब्रेन इस ओवरी के अकॉर्डिंग सेट हो गया तो फिर इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अरे बोलो, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बात करें फिर इस महीने ये रप्चर हो जाएगी तो ये रिजनरेशन प्रोसीजर में चली जाएगी, तब तक ये रिपेयर हो चुकी है, फिर अगले महीने इसका नंबर आ जाएगा। ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर सेट होता है, समझ में आया। और मुझे पता है जैसे आपको ये समझ में आया तो मन में फिर एक नया डाउट आया ही होगा, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो। सर जिंदगी का पहला मेस्ट्रो साइकिल कैसे चलेगा, भाई पहली बार में तो दोनों ओरी चकाचक है। अरे बोलो मित्रों, यही डाउट आया था ना, नहीं आया कुछ भी, जिसके नहीं आया मतलब समझ नहीं रहा, फिर वो कुछ आना चाहिए कि पहला मेस्ट्रो साइकिल कैसे चलाओगे सर। तो मैं बताऊं भाई, मेस्ट्रो साइकिल कोई सा भी हो आएगा तो फिर से चिन्ह सही। जब एक ओवरी में रेंडमली 6 से 12 प्राइमरी एक्टिवेट करता है, सपोज कि 12 प्राइमरी एक्टिवेट होती है, तो यू मानो दोनों ओवरी में 6 6 प्राइमरी एक्टिवेट हो जाएगी, दोनों में 1 1 सेकेंडरी बन जाएगी। और बाई चांस जब एक ओवरी में है तो एक को बात करें टर्शी बनने का एफएसएच मिलता है, तो दोनों में से बाई चांस जिसको मिलेगा वो ग्रो कर जाएगी और दूसरी ओवरी चुपचाप बैठी रहेगी। और एक बार अल्टरनेट ऑर्डर सेट हो गया तो ये चलेगा। अरे समझ में आया, क्योंकि साइकिल कोई सा भी हो, साइकिल साइकिल होता है, समझ में। तो वो फर्स्ट में सेट हो जाता है। लेकिन हाँ बायोलॉजी भाइयों, और बायोलॉजी में ना हर चीज पॉसिबल होती है। क्या होता है कि कभी कभार अल्टरनेट ऑर्डर सेट भी हो जाता है, मिड एज में भी हो जाता है। जैसे पता लगा कि ये उरी रप्चर हुई और पता लगा रीजनरेशन प्रोसीजर में गई थी, अगले महीने एफएसएच लेट आया, अगले महीने एफएसएच लेट आया। लेकिन जब लेट आया तो आया भी खूब सारा, और पता लगा तब तक रिपेयर हो चुकी थी और दोनों ओवरीज जो है बात कर रेस्पॉन्ड कर रही है, और पता लगा दोनों में एक एक ग्राफेन फॉलिकल बन गई, क्योंकि एफएसएच ज्यादा आ गया। अब आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं। अरे बोलो, हाइपोथैलेमस उसकी मर्जी, ज्यादा आ गया तो दोनों ओवरी एक एक अंडा रिलीज कर सकती है। और फीमेल यदि अनप्रोटेक्टेड कोई टच कर रही है तो फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे, वो भी तो कभी कभार होते हैं ना भाई, तो फिर कभी कभार ऐसे होते हैं। या तो दोनों ओवरीज एक एक रिलीज कर सकती है, या एक ही ओवरी दो भी कर सकती है, चार भी कर सकती है। कभी कभार अखबार भी पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ऐसी न्यूज पढ़ते हैं अखबार में, अरे बोलो कि फला महिला ने 6 बच्चों को जन्म दिया, 3 लड़के या लड़के लड़कियां। अरे बोलो, तो होता है इसका मतलब 6 अंडे रिलीज हुए होंगे। भाई जेंडर अलग है, इसका मतलब मोनोजाइगोटी तो हो ही नहीं सकते। बोलो, इसका मतलब जितने बच्चे हैं कभी कभार उतने उतने अंडे भी रिलीज हो जाते हैं। बायोलॉजी भाइयों, बायोलॉजी है। एफएसएजी तो भेजना है ब्रेन से ज्यादा, और आ जाता है कभी कभार बैंक का डिस्टर्बेंस हुआ, बोलो बोलो बोलो, तो वो सब डाइजाइगोटिक्स होंगे, मतलब उनका मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, ये फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाते हैं, वो ट्विंस ऐसे होते हैं। अब आप कहोगे सर सपोज ओवरी एक ही महीने में दोनों ओवरीज एक्टिवेट होगी और दोनों ने एक एक अंडा रिलीज कर दिया, चलो ठीक है डाइजाइगोटिक ट्विंस पैदा होंगे, तो एक ही ओवरी ज्यादा करे या दोनों ओवरी एक एक कर दिया, दोनों ओवरी दो दो भी कर सकती है, मना नहीं कर रहा, बायोलॉजी में हर चीज पॉसिबल होती है। अरे बोलो, तो सर वापस अल्टरनेट ऑर्डर सेट हो गया, मतलब वो हो गया, तो फिर अब दोबारा सेट कैसे करेंगे। अरे कभी ना कभी तो वापस मेस्ट्रो साइकिल नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा, और मेस्ट्रो साइकिल में फिर से वापस कम आएगा, तो बाई चांस जिसको ज्यादा मिलेगा फिर से अल्टरनेट ऑर्डर सेट हो जाएगा। तो नॉर्मली महिला अपनी पूरी लाइफ में अल्टरनेट ऑर्डर सेट करके चलती है, कभी कभार इक्वल भी हो जाता है, फिर वापस बात करें अल्टरनेट ऑर्डर सेट हो जाता है। और जिस महीने इक्वल हुआ यदि उसने अनप्रोटेक्टेड कोई टच किया है तो फिर वो ट्विंस होने के चांसेस अपना आप ही बढ़ जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है। तो एक बात बताओ, यदि किसी फीमेल में
एक ही ओवरी है, क्योंकि एक को आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया। तो मुझे इतना बता दो, मेस्टोसाइकिल 28 डे का ही चलेगा क्या? नो सर, वो डिलेट चलेगा, क्योंकि आपने एक ओवरी तो निकाल दी। जब एक ओवरी निकाल दी तो केवल एक बच्ची, तो एफएसएच आएगा, और वो ओवरी तो रिजनरेशन प्रोसीजर में चली गई, क्योंकि पिछले महीने उसने ओवुलेशन किया था। अब एफएसएच किसी और के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी में कहीं रिसेप्टर है ही नहीं उसके। अरे बोलो, चुपचाप बैठा रहेगा, और ओवरी अपने आप को पहले रिपेयर करेगी, फिर बोलेगी फिर से चल आजा, अब रेस्पॉन्ड करेंगी तेरे को। अरे बोलो, फिर पैसे चाहेगा तो भाई उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 2 5 10 10 दिन का। तो मेस्ट्रोसाइकिल 28 28 का तो कभी भी नहीं चलेगा, और 30 35 38 या जितने दिनों का उतने दिनों का ही चलेगा। और ब्लीडिंग भी लंबे टाइम तक होगी। क्यों? क्योंकि जब तक अगले महीने का एस्ट्रोजन नहीं आएगा, ब्लीडिंग को रोकेगा कौन? अरे बोलो, समझ में आया? तो एक ओवरी वाले केस में मेस्ट्रोसाइकिल डिलेड चलेगा। कैसा चलेगा? कैसा चलेगा? डिलेड चलेगा। ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना भाई, एक ओवरी अंडा तो रिलीज कर दी, ठीक है। अच्छा, दोनों ही ओवरी निकाल दी मित्रों, बोलो क्या होगा? ओवरियन चेंज। अरे ओवरी ने तो कहा का ओवरियन चेंज? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे चेंज जो है ओवरी कंट्रोल करती है। अरे यूट्रस में कोई चेंज नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन किसका कराओगे? ओवरी नहीं है, तो अंडा कहां से बनाओगे? अरे बोलो। अब कुछ और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आपके नीट में आ चुके हैं, वही मैं पढ़ा रहा हूं। वो क्या है, इधर देखो। ओफोरेक्टोमी, और पता है वो भी किसकी? बोथ ओवरीज की। सर वो तो आपने पढ़ा दिया नहीं, तो अलग से। बोथ ओवरीज का, और वो पता है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यदि बात करें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप किसी फीमेल के हाइपोथेटिकली दोनों ओवरीज को रिमूव करो। एक तो होता है कि बिफोर 4th मंथ, बिफोर 4th मंथ, इनिशियल 4th मंथ में, या बात करें जो है आफ्टर 4th मंथ, आफ्टर 4th मंथ। तो एक बात बताओ, आपने कोई फीमेल है, 4 महीने बाद प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, 4 महीने के पहले पहले आपने उसकी दोनों ओवरीज को निकाल दिया, बोले अबॉर्शन होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी? कारण बताइए। क्योंकि आप जब दोनों ओवरी निकालोगे तो किसी एक ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम रही होगी, और कॉर्पस ल्यूटियम निकाल दोगे तो उसी दिन एबॉर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अरे बोलो। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कमी से यूट्रस टूटेगा, दीवारें कंट्रेक्शन करेगी। तो याद रखना, यदि 4 महीने पहले क्या, तो एबॉर्शन होगा। क्या होगा? लेकिन 4 महीने बाद किया तो एबॉर्शन नहीं होगा। हाँ? क्यों नहीं होगा? हाँ, अब एबॉर्शन नहीं होगा, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है ये। अब एबॉर्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुनना, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन पार्चुरेशन तक रहती है, लेकिन एक्टिव शुरू के 4 महीने तक रहती है, क्योंकि 4 महीने बाद वेल डेवलप प्लेसेंटा हो जाता है। और जब वेल डेवलप प्लेसेंटा बन जाएगा तो प्लेसेंटा खुद ही ठीक है एससीजी बना रहा था, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी वही बना लेगा। देखिए ना, कॉर्पस म्यूटियम मेंटेन पार्चुरेशन तक रहेगी, क्योंकि एससीजी आता जा रहा है। अरे बोलो। लेकिन कॉर्पस म्यूटियम अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाएगी, उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा खुद ही बना लेता है। बोले हम ही बना लेंगे, टेंशन ना लो, तो चुपचाप बैठी रहे, हाँ बस बनी रहना। तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाएगी, लेकिन हाँ डिजनरेट नहीं करेगी। डिजनरेट वो तब तक नहीं करेगी जब तक एससीजी आता रहेगा, क्योंकि एससीजी तो बच्चे से आ रहा है, और बच्चा आगे जाके प्लेसेंटा वाला पार्ट भी बनाता है। अरे बोलो। तो याद रखना, एससीजी भी आएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन नहीं भी बनाएगी। और दूसरी बात, प्लेसेंटा डोमिनेंट हो जाएगा, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी में यदि आप दोनों ओवरीज निकाल देते हो, तो भाई मेरे नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी। क्या रहेगी? नॉर्मल प्रेगनेंसी इसलिए रहेगी क्योंकि प्लेसेंटा बन चुका है। क्या बन चुका है? और प्लेसेंटा सा मेंटेन कर लेगा। समझ में आ गया? अरे आया नहीं है? लास्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चैंपो। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो तुम भी पूछो, और चैंपो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना तुम लोग, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से खूब सारे। संडे को वन टेस्ट। सिलेबस क्या है? प्लांट एनाटॉमी। हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा रे बाबा। बल्कि तुम्हें तो बिना बताए टेस्ट होने चाहिए, ब्लाइंड टेस्ट।
सही बता रहा हूँ, सिलेक्शन के चांस अपना बढ़ेंगे, छोरा अपना आप जग मार के पड़ेगा कि जो पढ़ा दिया अभी तक उसमें से कोई सा भी टॉपिक आ जाएगा, उसी दिन पता लगना चाहिए जब टेस्ट हो कि अचानक इकोलॉजी का आ गया, अचानक प्लांट फिजियो आ गया, अचानक मॉर्फोलॉजी आ गई, एंजियोस्पर्म आ गए। अचानक बात करें, कुछ कुछ छोटे टॉपिक वो भी दे देने चाहिए जो पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अचीवर के हम लोग कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दे दिया, तब पता लगे। अच्छा जो नहीं आया उनको बता दो, और जो आ चुके हैं उनको बिना बताए ले लो। मैं कह रहा हूँ बच्चों की वाट तो लग जाएगी, पर सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। छोरा तड़पेगा साल भर कि ये क्या बात करे, पहल दिया हमको तबीयत से, पर कोई बात नहीं, सिलेक्शन के चांस अपना बढ़े। भाई सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रगल अच्छा होगा रिजल्ट भी उतना ही शानदार होगा। तो सही बताना, ऐसे भी करना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ा दिए वो वन टेस्ट को बिना सिलेबस बताया जाएगा, भाई कुछ भी आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है उसको बता दी जाएगा कि दो टॉपिक ये भी आएंगे, तो तुम आगे से खुद को उनको पढ़ोगे, एटलीस्ट जो आसान टॉपिक है, अचीवर में ऐसा करना चाहिए प्रैक्टिस। तुमको बोल के बोलते हैं तो भी तुम लोग बात करे पढ़ के नहीं आते, तो बिना बोले तो तुम क्या ही आओगे, पता लगा वन टेस्ट छोरे देने बंद कर दिए, बोले यार डिप्रेशन में आते हैं। क्यों ऑनलाइन देते होगे? ऑफलाइन नहीं होता क्या? से ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता? तो जिसके पास मोबाइल नहीं हो कहाँ से देता है? चलो लिखो फटाफट लिखो इसको। अरे ऑनलाइन वालों को डाउट हो तो पूछ लो रे। एनटी वालों ने अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों और कई न्यूज़पेपर वालों ने दे दिया कि 17 को होगा। चलो इधर देखो, बात नहीं, ये भी हो गया। इधर देखो, अब अपन लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, यानी नेक्स्ट चैप्टर का इधर ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही समझ में आएगा, रेस्ट पीरियड और सेव पीरियड। और ज्यादातर बच्चों को ये रेस्ट पीरियड सेव पीरियड वाला पार्ट समझ में ही नहीं आता। तुम रट लेते हो इस चीज को, और जो बच्चे तो इतने समझदार है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है उनको क्या आंसर रट रखे हैं। हाँ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाते, तो थोड़ा सीरियस ही सुनना है ना, एनसीईआरटी की लाइन है। तो रिस्क पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और सेव पीरियड बाकी का बचाओ सेव पीरियड। तो रिस्क पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा किसी को पता है कि आप कैलकुलेट कैसे करते हैं रिस्क पीरियड? एनीबॉडी नोस? हम अचीवर में, हाँ बता, लेट हिम स्पीक। यस। हम्म। अब तो फीमेल के लिए होगा पीरियड, मेल के लिए तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो मतलब जिस दिन ओवुलेशन हो उससे 4 दिन पहले प्लस 3 दिन बाद, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन का पढ़ लिया। चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, इधर देखो सुनो, डिटेल से सुनो, आप में ज्यादातर को नहीं आता।
पता तेरे को, यहाँ खड़ा करके कैमरे की तरफ मुंह करेगा तेरा। इधर देखो, इधर देखो, तू और ये तेरा दोस्त सबसे ज्यादा बातें करते हो, बात करे ये लड़का मेंढक जैसी आंखों वाला। इधर देखो बात करे वही स्मार्ट सा लड़का, इधर देखो बात करे। देखो होता क्या है, रेस्ट पीरियड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले ये समझो, ये 28 दिन का एक साइकिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैस्ट्रो साइकिल 28 और 29 दोनों का होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लिखा हुआ है। अब हम लोग जब ये कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन का बेसिस ओवुलेशन डे होता है। इधर देख लो सब लोग, कुछ भी नहीं आता तुमको। ओवुलेशन डे होता है कैसे, देखो मैं बताऊं। शुरू के जो 5 दिन होंगे, आइडियली यदि हम लोग मेस्ट्रो साइकिल चले 28 दिन का, तो अभी हमने वही पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। क्या बोलेंगे? फिर 5 से लेके स्टार्टिंग से लेके 14 तक को, इसको हम लोग बोलेंगे प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे? और जिस दिन ओवुलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवुलेशन फेज। क्या बोलेंगे? और यहां से लेके यहां तक ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे, बात करें, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? फेज। और याद रखना ये 14 डेज का होता है और ये हमेशा फिक्स होता है। कोई फीमेल अपने मेस्ट्रो साइकिल में कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, याद रखना उसका ब्लीडिंग फेज डिस्टर्ब होगा, प्री ओवुलेटरी डिस्टर्ब होगा, ओवुलेशन डिस्टर्ब होगा, पर पोस्ट ओवुलेटरी कभी डिस्टर्ब नहीं होता। कारण बताइए क्यों डिस्टर्ब नहीं होता? देखो आज हम पढ़ बहुत आराम से नहीं, पर टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं कि फीमेल का मेंसेस कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, पोस्ट ओवुलेटरी कभी डिस्टर्ब नहीं होता। जितना डिस्टर्बेंस है शुरू के 3 फेजेज में होगा, पोस्ट ओवुलेटरी 14 डे का है, 14 डे का ही रहेगा। हाँ बता बता, बता, खड़ा तो हो जा दादा। हम्म। 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 तो उसको फिर जीएनआरएच अफेक्ट नहीं कर सकता, मतलब ब्रेन में हाइपोथैलेमस में कोई ऐसा मतलब ऊपर नीचे हो जाए हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हो सकता है? तो पूछ रहा हूं मैं तो, होना तो नहीं चाहिए कि नहीं होगा? नहीं होगा क्यों? और चलो बैठ जाए, इसके अलावा कोई और? एनीवन? इधर वालों तुम लोग तो बेचारे ये इधर वाली लाइन बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, डोमिनेंट स्टेज में रहते हैं, हाइबरनेशन में गए हुए एनिमल है, एनर्जी कंजर्व करके बैठे हुए हैं। कुछ तो बोला करो पीछे वालों, किसी को पता हो तो बताओ। हाँ, वो लड़का क्या बात। हाँ। हाँ, पॉजिटिव आ जाए तो? दोबारा भी आ गया तो? नहीं, उसको बोलने दो ना, सही बात है, दोबारा आ जाए तो क्यों नहीं आ सकता दोबारा, किसने मना किया? वो तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, आ गया तो? पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? चल, ये क्वेश्चन आ जाए नीट में कि पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव फीडबैक दोबारा नहीं आता, कारण बताओ। हर चीज में ऑप्शन चाहिए तुम लोगों को। हम्म। ऑप्शन देते तो भी क्या ही कर लेते हो? तुक्के, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। हाँ, चलो बात करें। बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ, दोनों ही सही है। एक बालक ने सही बता दिया था, मेरे को लगा और कोई ढंग से बता सके, नहीं बता पा रहा। सुनो, देखो क्या होता है, सुनो। किसी भी फीमेल के मेस्ट्रो साइकिल में ब्लीडिंग फेज, प्री ओवुलेटरी और ओवुलेशन, ये सब जीएनआरएच पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी जीएनआरएच आएगा उतना जल्दी बात करें फॉलिकल स्टिमुलेट होगी यानी एफएसएच आएगा, और जितना जल्दी एफएसएच आएगा उतना जल्दी एस्ट्रोजन आएगा। और ये जितना जल्दी जल्दी आएगा, ये जितना रैपिड आएगा बात करें, उतना जल्दी ब्लीडिंग खत्म होगा, उतना जल्दी प्री ओवुलेटरी होगा और ओवुलेशन भी उतना जल्दी होगा। अरे बोलो,
क्योंकि फॉलिकल बढ़ेगी तो जैसे टर्शियरी फॉलिकल बनेगी पॉजिटिव फीडबैक आएगा और ओवुलेशन हो जाएगा। और जितना लेट आएगा ब्लीडिंग उतना लंबा चलेगा, प्री ओव्यूलेटर इतना लंबा चलेगा, तो फिर ओवुलेशन डे भी उतना लेट आएगा। अरे बोलो, यानी लिटरली ये जीएनआरएच पर डिपेंड है 14 तक। जीएनआरएच जल्दी, एफएसएच जल्दी, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी, वो लेट तो सब कुछ लिटरली डिस्टर्ब होगा। लेकिन एक बार ओवुलेशन हो गया ना, और ओवुलेशन होता है एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक के रिजल्ट एलएच एफएसएच बढ़ने से। अरे बोलो, एक्चुअली ओवुलेशन किस दिन होगा वो मुझे नहीं पता। जिस दिन पॉजिटिव फीडबैक आएगा, जिस दिन टर्शियरी फॉलिकल बनेगी पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और 1-2 दिन बाद ओवुलेशन हो जाएगा, 12वें 13वें दिन बाद के एलएच अपने पीक पर आएगा, 24 आवर में ओवुलेशन करा देगा। एलएच पीक पर कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना जल्दी एस्ट्रोजन आएगा उतना जल्दी पॉजिटिव फीडबैक आएगा। एस्ट्रोजन पीक पर कब आएगा, जितना एफएसएच जितना जल्दी आएगा। एफएसएच बात करें जितना जल्दी क्यों आएगा, जब तक जीनारे जाएगा तो एफएसएच ज्यादा आएगा। अरे बोलो, और ये सब मुझे नहीं पता कितना जल्दी और कितना लेट आएगा। जल्दी भी आ सकता है, बहुत लेट भी आ सकता है। लेकिन जिस दिन एलएच आ गया कि सर एलएच अपने पीक पर आ गया, ओवुलेशन करा दिया ना भाई, बस आगे के 14 डेज फिक्स चलेंगे, क्योंकि एलएच अपने पीक पर आया है तो ओवुलेशन के लिए जो मिनिमम चाहिए, तो उसको फिर नेचुरली डाउन जाने में नेक्स्ट 9 डेज लगेंगे, और इन दिनों में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने में नेचुरली 5 दिन लगेंगे। तो 9 + 5 14 फिक्स है, इनको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, और दोबारा कोई पॉजिटिव फीडबैक जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि फॉलिकल तो रप्चर हो चुकी है, और बिना फॉलिकल के अब आप एकदम से हाई कंसंट्रेशन का एस्ट्रोजन कहां से लाओगे, और पोजिशन पॉजिटिव फीडबैक देता ही नहीं है। बोलो, तो अब कोई पॉजिटिव फीडबैक डेवलप नहीं हो रहा, तो दोबारा बात करें जो है एलएचएफएसएच का लेवल बढ़ा घटा आप नहीं सकते। समझ में आ गया? तो जो भी चलेगा वो बात करें जो है फिक्स होगा कि नेक्स्ट 9 डेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, अगले 5 दिनों में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा, और 14 डेज फिक्स होंगे। 14 डेज समझ में आया? तो 14 डेज फिक्स होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल कितना भी डिस्टर्ब चले, हम थ्योरेटिकली उसका ओवुलेशन डे कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना। ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया ओवुलेशन डे, शॉर्ट में इसको बोल देंगे ओडी। ये हो जाएगा मेस्ट्रोसाइकिल जितने दिनों का है -14 डेज, -14 डेज, यानी पोस्ट ओवुलेटरी फेज को माइनस कर दो। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि एक फीमेल है जिसके पिछले महीने का, अच्छा अगले महीने का कैसे पता लगेगा, अगले महीने का कोई सपना थोड़ी आएगा। अरे बोलो, पिछले महीने का साइकिल उसको पता है कि इतनी डेट को उससे पिछले महीने था, इस महीने इतना आया, तो मीन वैल्यू उसने कैलकुलेट किया कि 25 का, 22 का, 32 का, 35 का, 33 का। अरे बोलो, तो पिछले महीने के मेस्ट्रुअल साइकिल में सपोज किसी फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल 20 डेज का था, 20 डेज का था, उसका ओडी फाइंड आउट करो। ओडी बोले तो ओवुलेशन डे, बताओ कितना होगा। तो ओडी बोले तो 20 - 14, ये हो जाएगा 6th डे। कौन सा डे? यानी 6th डे भी ओवुलेशन हो सकता है। किसने मना किया? जैसे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कोई फीमेल है, उसका मेस्ट्रुअल साइकिल बात करें 34 डे का है, तो उसका ओडी कैलकुलेट, ओवुलेशन डे कैलकुलेट करो। बोलो क्या होगा? ओडी इज इक्वल्स टू 34 - 14, ये हो जाएगा 20 डे, 28th डे, यानी पिछले महीने 20वें दिन उसका ओवुलेशन हुआ था। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? रहना तो बोलो। चलो ये तो सबको आता है। अब कैलकुलेट करते हैं रिस्क पीरियड। क्या कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क पीरियड जो है ना भाइयों, वो बात करें जो है कैसे निकालते हैं। और एनसीईआरटी ने जो रिस्क पीरियड दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जो रिस्क पीरियड दिया हुआ है, अच्छा रिस्क पीरियड बोले तो मतलब रिस्क पीरियड किसको मानते हो? जिन दिनों में फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा उसको रिस्क पीरियड बोलते हैं। प्रेगनेंसी नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियस बात इम्प्लांटेशन भी होगा। अरे बोलो, लेकिन स्टार्टिंग तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो जिन दिनों में फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो सके उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिस्क पीरियड। क्या बोल सकते हैं? और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 10 to 17th डे के बीच वाला पार्ट होता है, 10 से लेके 17 तक का पार्ट होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ज्यादातर चर्चों ने तो रट रखा है, रटो मत, समझो। इधर देखो, चलो मेस्ट्रोसाइकिल एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग 28 और 29 दोनों ही आइडियली होते हैं। चलो पहले 28 को आइडियली मान लेते हैं। यदि किसी फीमेल का मेस्ट्रोसाइकिल 28 डे का भाई हो, तो जल्दी बोलो ओवुलेशन कौन से डे हुआ? 14th डे हुआ। अब हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फीमेल बॉडी में मेल के स्पर्म 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं। कितने दिन करते हैं? और उसका अंडा उसी की बॉडी में 2 दिन तक सर्वाइव करता है, और दोनों दिनों फर्टाइल है, और स्पर्म भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्टाइल होते हैं। खैर ये गलत है, एमबीबीएस में आप लोग ओरिजिनली पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हम एमबीबीएस नहीं कर रहे, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे बोलो, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चारों दिन ही उसको फर्टाइल मानना है, और अंडे को 2 दिन तक फर्टाइल मानना है,
और जिस दिन अंडा रिलीज हुआ एनसीईआरटी उस दिन को तो काउंट ही नहीं करती, जबकि उस दिन में भी तो 24 घंटे होंगे। जबकि देखा जाए तो एनसीईआरटी बहुत गलत है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, देवताओं द्वारा लिखित पुस्तकें माननी पड़ेगी। इधर देखो बात करें, सपोज कोई फीमेल है, 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सोच समझ के आंसर देना। जैसे कोई फीमेल है उसमें 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओवुलेशन कौन सा डे हुआ, 14, तो जल्दी बोलो। फीमेल ने बात करें 13 को कोइटस किया, ये वाले स्पर्म काम आ जाएंगे? यस सर, एक दिन पूरा नहीं तो है। 12 को क्या काम आ जाएंगे, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? 11, 10, 9, नहीं नहीं नहीं, 9 वाला स्पर्म 13 को मर जाएगा। जबकि याद करो 10 से लेके इस पीरियड में यदि करेगी तो 4 दिन पुराने स्पर्म सर्वाइव करेंगे। अरे बोलो। और अंडा चूंकि 2 दिन करेगा तो 15 को अंडा बात करें, चूंकि ओवुलेशन 14 का हुआ तो 15 को कोइटस करेगी तो भी प्रेग्नेंट होगी, और 16 को करेगी तो भी होगी। बोलो 17 को करेगी तो नहीं होगी, क्योंकि अंडा 17 तक मर जाएगा। अरे बोलो। तो फीमेल 10 से लेके बात करें 16 तक बात करें जो है ये उसका रिस्क पीरियड होगा। इन्हीं दिनों में यदि बात करें स्पर्म आता है, देन ओनली शी गेट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट हो पाएगी, नहीं फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप कहोगे सर आपसे भी सोल्व नहीं हुआ है, तो आपने तो 10 to 16 पे लाके अटका दिया, एनसीईआरटी तो 10 to 17 बोलती है, तो 3 दिन अंडा कैसे सर्वाइव करवाओगे? तो मैं बताऊं, चलो मेस्ट्रोसाइकिल यदि 29 देखा हो, चलो अगला क्वेश्चन, मेस्ट्रोसाइकिल 29 देखा हो, ओवुलेशन डे 15, चलो 15 है तो बोलो 14 वाले स्पर्म काम आ जाएंगे, 13 वाले, 12 वाले, 11 वाले, 10 वाले, नहीं नहीं नहीं, 11 से लेके 15 तक। अच्छा 15 को ओवुलेशन हुआ है तो 16 तक स्पर्म, 17 वाले स्पर्म, 18 वाले, नहीं 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 सर नहीं आएंगे। तो यदि अपन मेस्ट्रोसाइकिल 28 का माने तो आंसर जाएगा 10 to 16, लेकिन मेस्ट्रोसाइकिल 29 का माने तो आंसर जाएगा 11 to 17। और एनसीईआरटी ने पता है क्या किया, दोनों को आइडियली मानते हुए दोनों तरफ खींच के रेंज ले ली, इधर भी खींच के रेंज ले ली, इधर भी खींच के रेंज ली, और एक नया आंसर दे दिया 10 से 17। बोले तुम जानो तुम्हारे टीचर जाने, हमने दे दिया पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत समझदार है। अरे बोलो, आपको जब भी ओवुलेशन डे, ओवुलेशन डे फटाफट पता लगा लोगे, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन में मेस्ट्रोसाइकिल का वो तो देगा ड्यूरेशन, और आपसे रिस्क पीरियड पूछेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो एनसीईआरटी का ठीक है, रटा रटा डाटा आप रट भी लेते तो भी काम चल जाता, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएंगे तो फिर कैसे सोल्व करोगे? चलो इधर देखो, कोई फीमेल है, उसका मेस्ट्रुअल साइकिल बात करें जो है, उसका मेस्ट्रुअल साइकिल, कोई फीमेल है उसका पिछले महीने का मेस्ट्रुअल साइकिल सपोज की बात करें जो है 21 डेज का था। कितने डेज का था? उस महिला का पिछले महीने का रिस्क पीरियड फाइंड आउट करो, क्वेश्चन मार्क। बताओ, करो सॉल्यूशन करो, करो। कैसे करेंगे? चलो मैं करता हूं, तो देखो सबसे पहले ओडी निकालो, ओवुलेशन डे 20 डे 1 - 14 कौन सा दिन हुआ? 7। अब कुछ मत करो, 7 में -4 कर दो और 7 में +2 कर दो, क्योंकि जिस दिन ओवुलेशन होगा उससे पिछले 4 दिन तक किस एनसीईआरटी कम मानेगी। तो ये क्या, तो -4 किया तो कौन सा आया? 3, और +2 किया तो 9, यानी 3 से लेके 9 तक ये फीमेल का पिछले महीने का रिस्क पीरियड था। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये पिछले महीने का था, क्योंकि अगले महीने का उसको कैसे कैलकुलेट करेगी? हाउ कुड शी नो कि अगले महीने इतने दिनों का चलेगा? अरे बोलो। तो पिछले महीने का जो चल चुका है उसका थ्योरेटिकली पता लगा सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फीमेल है, शी इज हैविंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 35 डेज। चलो ठीक है, इस फीमेल का पिछले महीने का रिस्क पीरियड जो है बात करें वो फाइंड आउट करो। बोलो। ओडी हो गया, बात करें कितना, 35 - 14 कितना हुआ? 21। 21 - 4 और 21 + 2, तो ये हो गया बात करें जो है 17 से लेके 23। ये पिछले मंथ का, पिछले साइकिल का रिस्क पीरियड था। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो बोलो। चलिए समझ में आ गया, कर लोगे। तो ओवुलेशन डे निकालना, -4 + 2 कर देना। हाँ नहीं करना, 2 ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने 10 से 17 का डाटा, 28 और 29 दोनों को आइडियली मानते हुए दोनों का मैक्सिमम रेंज ले ली। आया? तो -4 + 2 करना, ये एनसीईआरटी पढ़ाती है। आ गया? डाउट है कोई? नहीं है? चैपो अब थोड़े आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये तो नीट लेवल के हुए ना, अब आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑनलाइन वालों। चैपो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ हाँ, 20% आईआईटी के महंगे। लिखो उसको फटाफट।
ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछो। चलो उधर देखो। देख लिया ना? सुनो, हमारी जो एनसीईआरटी है एक्चुअली वहां पर ये जो रिस्क पीरियड दिया हुआ है, ओह पीछे वालों इधर देखो, वो रिस्क पीरियड दिया हुआ किस पर्पज के लिए, मैं बताऊं किसके लिए? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। किसके लिए दिया हुआ है? हमारी एनसीईआरटी में 3 नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए हुए हैं। एक तरह का कोइटस इंटरप्टस कि मेल अपने पेनिस को विड्रॉ कर ले लास्ट में सीमन डिलीवरी के टाइम, एक तरह का लैक्टेशनल एमिनोरिया, और एक तरह का रिस्क पीरियड। और एनसीईआरटी इस पीरियड को क्या बोलती है? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, या बात करें रिदमिक मेथड। एक बात बताओ, कोई भी फीमेल अपने मेस्ट्रो साइकिल के ज्यादातर पार्ट में तो सेफ ही चलती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी फीमेल अपने मेस्ट्रो साइकिल में इस रिस्क पीरियड को छोड़ दें तो इस पूरे पीरियड में और इस पूरे पीरियड में वो कितना भी बात करे, अनप्रोटेक्टेड कोइटस करे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये पुराने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी नेचर भी ज्यादातर टाइम फीमेल को प्रेगनेंसी वो कंसीव हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंडा जब रिलीज होगा। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी को कोडिंग है, क्योंकि 4 महीने बाद आप लोग एमबीबीएस में जाने वाले हो, तो प्रैक्टिकली रिस्क पीरियड मात्र 2.5 दिन का होता है। आप कहेंगे सर कैसे? देखो मैं बताऊं। जिस दिन ओवुलेशन हुआ उसके पिछले ज्यादा 1.5 दिन तक के स्पर्म ही काम आएंगे, क्योंकि स्पर्म ज्यादा 36 आवर, ज्यादा से ज्यादा, कुछ बुक्स में तो 24 ही लिखा हुआ है, ज्यादा 1.5 दिन तक ही बात करें फर्टिलिटी शो करता है। और अंडा सिर्फ 24 आवर तक, तो 24 आवर और 36 आवर, 2.5 दिन हुए बोलो। यानी कोई भी फीमेल पूरे मेस्ट्रो साइकिल में केवल इन 2.5 दिनों में ही प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रैक्टिकली चले 28 दिन का मेस्ट्रो साइकिल है तो बात करें 12.5 से लेकर 15 तक, दैट्स ऑल। बाकी टाइम प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी बाकी टाइम चलेगा फीमेल में सेफ पीरियड। कौन सा चलेगा? सेफ पीरियड, क्योंकि अंडा है ही नहीं, स्पर्म फर्टिलाइज किसको करेगा? यानी ओवुलेशन के 1.5 दिन पहले तक के स्पर्म काम आएंगे और अगले 1 दिन तक के स्पर्म काम आएंगे। 2.5 दिन इन इस ड्यूरेशन में यदि फीमेल को टेस्ट करेगी, देन ओनली शी विल गेट प्रेग्नेंट। और एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग 10 to 70, 10 to 70 में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी बाकी क्योंकि 28 डेज में से 8 दिन ही तो फीमेल को एनसीईआरटी ने फर्टाइल फर्टाइल बता रखा उसका पीरियड, बाकी पीरियड उसका सेफ पीरियड है। तो यही तो रिदमिक मेथड है
कि फीमेल इसमें कोई बात करें तो बाकी पीरियड को जो हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड, तो उस सेफ पीरियड में फीमेल जितना भी कोई टेस्ट करेगी उसमें प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर अंडा है ही नहीं, स्पर्म फर्टिलाइज किसको करेगा? अरे बोलो, समझ में आया? लेकिन फिर एनसीईआरटी एक चीज ये भी बोलती है कि जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ना, चाहे कोई सा भी, चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं, इनमें फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है। साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, कहेंगे साइड इफेक्ट आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फेलियर मिनिमम होनी चाहिए, और वही इनमें सबसे ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर कैसे? और पुराने टाइम पे लोग इसको, क्योंकि नेचुरल मेथड है तो पुराने टाइम पर यूज किया जाता होगा। अरे बोलो भाई, नाउ डेज तो वी हैव सो मेनी, बात करें जो है आर्टिफिशियल मेथड है, केमिकल है, फिजिकल है, बहुत सारे मेथड है बात करें तो। अब तो इन मेथड्स को बात करें, कोई कपल फॉलो क्यों ही करेगा? तो ये कन्वेंशन या पुराने मेथड है, तो पुराने टाइम में लोग उसको फॉलो कैसे करते थे मैं बताऊं। देखो, फीमेल अपने आप को यदि आइडियली मान के चल रही है तो भाई वो सबसे बड़ी गलती वो यही कर रही है कि अपने आप को आइडियली मान चली, क्योंकि मेस्ट्रो साइकिल आइडियली कभी चलता ही नहीं है। मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था, आइडियली चलना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग है। अब जैसे कोई फीमेल है, उसकी ब्लीडिंग हुई तो क्या कर लेगी वो, पूरा एक तरह से नेक्स्ट मंथ को कैलकुलेट कर लेगी कि ये वाला रिस्क पीरियड है और इस ड्यूरेशन में कोई टेस्ट को अवॉइड करना है, बाकी टाइम को टेस्ट करना है। तो जिस ड्यूरेशन में वो अवॉइड करेगी वो रिस्क पीरियड होगा, और बाकी में अवॉइड नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं होगी, प्रेगनेंसी बात करें सॉरी नहीं, ये बात करें वो होगी, कंसीव नहीं होगी। लेकिन यहाँ फेलियर रेट सबसे ज्यादा क्यों है, मैं बताऊं क्यों है। देखो एक बात बताओ, जैसे फीमेल ने सोचा कि उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 का चलेगा, तो फिर 10 से लेके 16 तक उसका आइडियल रेस्ट पीरियड है, तो इस ड्यूरेशन को वो अवॉइड करेगी और बाकी टाइम में कोई टेस्ट करेगी। लेकिन गलती से अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल 27 का ही हो गया, सिर्फ एक दिन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई, तो सुनना, यदि 27 का है तो रेस्ट पीरियड निकालो फटाफट, 9 से लेके, अरे 9 आएगा ना दोस्तों एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग, 9 से लेके 15, तो जो 9th डे है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो आइडियली है और उसका 9th डे तो सेफ पीरियड माना जाएगा, तो 9 डे को तो बात करें वहां तो वो तो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है, तो रेस्ट पीरियड में आ गया। तो एक दिन भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इधर उधर हुई, किधर भी हो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अरे बोलो, तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स चलती है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स नहीं चलती, क्योंकि बायोलॉजी में एक दिन भी मैथमेटिकल गलती होती है तो उसका सीधा रिजल्ट होता है नेक्स्ट F1 जनरेशन। सीधी सी बात, सीधी सी बात। भाई जो नहीं चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है कि छोटे मोटे साइड इफेक्ट चलेंगे, पर ये नहीं चाहिए, तो साइड इफेक्ट के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन सीधा ही बात करें, फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एक दिन की भी मैथमेटिकल एरर हुई भाइयों तो सीधा उसका रिजल्ट होता है F1 जनरेशन। क्या होता है? इसीलिए इनकी फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है। नहीं समझ में आया? मुझे लग रहा था वो समझ में आ रहा है। सच्ची बताओ, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं तो घर जा भाई, यार सर पता बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर पता है क्या, समझ में उनका कुछ भी नहीं आता, खुद ही पढ़ते रहते हैं, खुद ही पढ़ाते थे, हम पीछे बैठ के आराम से आईपीएल देखते हैं, बीड़ियां भी पीते, खुशबू यहां तक आ रही है। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताओ। तू बोल, तेरे को आ रहा समझ में? फिर सबको आ रहा होगा, टेंशन ना ले। इधर देखो, बात करें, तेरे को आ गया तो फिर सबको आ ही रहा होगा। अब आईआईटी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो, राइट डाउन, लिखो लिखो लिखो। हाँ, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 30 ईयर, 30 ईयर वर्जिन फीमेल, a 30-year virgin female, her puberty started at 10 year, her puberty started at 10 year, a 30-year virgin female, her puberty started at 10 year, how many ovum she has produced, how many ovum she has produced,
टिल नाउ या टिल डेट। हाँ, देखो भाइयों, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक तो वर्जिन दिया है और ओवम पूछा है। तो ओवम तो तब बनता है जब सेकंड म्यूटेट डिवीजन पूरा होता है और वो स्पर्म करवाता है। अरे बोलो। और ओवम हर हाल में जायगोट बनता है, एवरीबॉडी नोस। और वर्जिन दिया है तो आंसर तो लिटरली जीरो जाएगा। लेकिन जीरो आंसर तब जाएगा ना जब ऑप्शन में जीरो होगा। सपोज ऑप्शन ये वाले हैं तो आप लोग आंसर लिटरली जीरो लगा देना, कोई समस्या नहीं है, आंसर जीरो ही जाएगा। लेकिन भाइयों ऑप्शन ये वाले नहीं है, सपोज को ऑप्शन ही आगे, तो फिर इस केस में आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। क्या करना पड़ेगा? तो सुनो, हमारी एनसीईआरटी खुद हर महीने रिलीज होने वाले को ओवम ही बोलती है, याद करो। जबकि एक्चुअली वो हर महीने सेकंड ड्यू साइट रिलीज करती है ह्यूमन फीमेल। तो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना। कभी सेकंड ड्यू साइट को नीट वाले ओम मान लेते हैं और ओम को सेकंड ड्यू साइट बना देते हैं। तो भाइयों ये सब गुड़गोबर चलता है और चला आ रहा है कई सालों से। इसलिए मैं जानबूझकर क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ और जानबूझकर ऑब्लिक पैटर्न में फिर ऑप्शन भी देता हूँ कि आपको प्रायोरिटी क्या लगानी। ओवम वर्जिन फीमेल है, आंख बंद करके जीरो लगा दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात करें उसने वर्जिन भी दे दिया और ओवम भी पूछ लिया, लेकिन ऑप्शन में वो जीरो वाला पार्ट कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर आपको उस ओवम को सेकेंडरी यूसाइटी मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, फीमेल की करंट एज कितनी बताई? 30 ईयर। प्यूबर्टी कितने में स्टार्ट हुई? 10 ईयर। तो अभी तक उसमें 20 ईयर की उसकी अभी तक की रिप्रोडक्टिव एज हो चुकी है। और एक महीने का एक मेस्ट्रुअल साइकिल, तो 20 × 12 करो और ये हो जाएंगे 240। कितने हो जाएंगे? आंसर आपका 240 जाएगा। पूरा एज सच लिखो, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि पता रहे कि ओब्लिक कैसे मारा, क्यों मारा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो एक और। हाँ बिल्कुल, आईआईटी वाला। A 30-year female, a 30-year female, a 30-year female, her puberty started at 10 year. A 30-year female, her puberty started at 10 year. Her puberty started at 10 year. She is having तीन बच्चे, 3 टावर है उसके। She is having 3 children. How many ovum she has produced? How many ovum she has produced till date या till now? हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। सपोज ऑप्शन में ये 3 है तो चलो ठीक है, आंसर 3 लगा दोगे। लेकिन ऑप्शन वो ना होकर ऑप्शन ये वाले, मित्रों बोलो अब आंसर क्या जाएगा? जोर से बोलो। 240? तो 195? 195 क्यों गया? हाँ, डोंट फॉरगेट 3 टाबर, 3 बच्चे भी तो उस महिला के। अरे बोलो। अब सुनो, नहीं सुन, मैं ही सुनाऊंगा, सुनो। देखो, वही मैंने डाटा जानबूझ के दिया, कैलकुलेशन दोबारा ना करनी पड़े। 30 ईयर करंट एज, 10 ईयर प्यूबर्टी, 20 साल, तो अभी तक उसको 24 एग रिलीज करने चाहिए थे। ठीक है जी। और चूंकि ऑप्शन में थी 3 था, तो आंसर 3 लगा दोगे, क्योंकि जितने बच्चे उतने ओम। लेकिन ओम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा, फिर सेकंड ड्यू साइड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेचुरली होने चाहिए 240, लेकिन डोंट फॉरगेट 3 बच्चे, और 3 बार प्रेग्नेंट होगी तो हम आइडियली चलेंगे हर बच्चा 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस करा देता है, क्योंकि 9 महीने तक प्रेगनेंसी और 6 महीने तक लैक्टेशन एमिनोरिया। तो देखो, पहले तो बात करें जो है, सबसे पहले तो बात करें, ये 3 प्रेगनेंसी है, तो 3 × प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, तो 26 मंथ तो ये हो गए। और 3 × ही हो जाएंगे लैक्टेशनल, क्या हो जाएंगे? और लैक्टेशनल आइडियली 6 मंथ के होते हैं, 18, और ये हो गया 45। तो 240 -45, और ये हो गया 195। अच्छा, डायरेक्ट लर्न कर लो उसके से कि जितने बच्चे हों सीधे सीधे हर एक बच्चे के 15 अंडे माइनस कर दो।
हम आइडियली चलेंगे, आंसर 195 जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करना, पूरा पूरा एज सच करो फटाफट। चलो लिख लिया। भाइयों अब जाके मेस्ट्रोसाइकिल वाला टॉपिक पूरा खत्म हुआ है। oogenesis, ग्रेफिन, oogenesis, ग्रेफिन फॉलिकल और उसके बाद मेस्ट्रोसाइकिल, तकरीबन अपने को 5 लेक्चर लग गए। 5 या 5.5? 5.5 पौने 6। हाँ तो ये हार्मोन वाला पार्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट तो खत्म हुआ। अब बाकी का जो लास्ट के 2-3 पेज एनसीईआरटी के, वो एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट हैं। तो सबसे पहले उसमें आते हैं टाइप्स ऑफ अंडे। क्या आते हैं? अब ये कतई आसान है। और एक बात बताऊं, टाइप्स ऑफ अंडे आपको उतना ही लर्न रखना है जितना मैं आपको बोलूंगा। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन आप देखो पहली बात तो सिलेबस में है नहीं। आपने लास्ट क्वेश्चन इसमें से आते हुए कब देखा था? मुझे खुद को भी नहीं पता, बहुत टाइम हो गए। लेकिन जो कि मॉड्यूल में क्वेश्चन तो हैं, तो हल्का सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। और पढ़ लोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगी, उसका नुकसान कुछ नहीं। गलती से आ गया तो 2020-22 में, इसलिए इधर देखो। अच्छा सुनो, टाइप्स ऑफ एग। भाइयों सुन लो, एक ही बार में याद हो जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूं, पर सुनो तो सही। नीचे मत देखो, इधर देखो, बात करें नोट्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एग कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपके एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स पे। और आपको एवोल्यूशन समझ में आता है तो टाइप्स ऑफ एग बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आता है अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग को हम लोग उल्टा रिवर्स से शुरू करते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना, इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा तो कतई नहीं जाना। पहली बात, ज्यादा तो एक वर्ड भी नहीं जाना। एक्सेप्शंस को छोड़ो, वो कभी नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि हम लोग कोई पीएचडी नहीं करे डाइवर्सिटी में। अरे बोलो, हमें उतना ही याद रखना जितने से अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन और प्रीवियस, बहुत प्रीवियस ये टीम जो आए थे, वो वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सुनो, देखो अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर अंडों को हम लोग उल्टा शुरू करते हैं सीधा ह्यूमन से। ह्यूमन धरती का सबसे एडवांस एनिमल है, तो ह्यूमन फीमेल में योग की नीड ही नहीं है। ह्यूमन में लीस्ट योग होता है, और ह्यूमन के अंडे को बोलते हैं एल एसिथल। क्या बोलते हैं? अभी सुनो, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, शांति रहो। 10 मिनट में पूरे अंडे याद हो जाएंगे तुम्हें जिंदगी भर के लिए। तुम खुद बोलोगे सर ये तो 2 मिनट में याद होगी, बात करें। एल एसिथल एग वो होते हैं जिनमें लीस्ट योग होता है। क्या होता है? लीस्ट योग। मतलब एटलीस्ट क्या होता है ना, कि ह्यूमन को योग की नीड नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ह्यूमन पहली बात तो बच्चे देता है। ऐसा तो ना कि अंडे दिए, जैसे कोई बात करें बर्ड या रेप्टाइल, थोड़ी हम लोग की अंडे दिए और निकल लिए। तो उनको तो जितना न्यूट्रिशन देना होता है पहले देके जाते हैं, बाद में न्यूट्रिशन दे नहीं सकते। और बोलो, तो हमेशा में गलत शीतल होंगी। मेघो मतलब सबसे ज्यादा हमारे एल शीतल है, क्योंकि पहली बात तो हम लोग बात करें वीवी पेरी नहीं है, सॉरी ओवी पेरी नहीं है, वीवी पेरी है। तो पहली बात तो एक बाहर कभी आएगा नहीं, जिंदा अंडा तो कभी बाहर आ नहीं सकता, असंभव है। तो ओवरी से अंडा रिलीज हुआ। अब क्या होता है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब भी सीक्रेटरी नेचर की होती है। यदि जाइगोट बन जाता है ना, तो याद रखना ओवरी का सीक्रेटरी नेचर डेवलप होगा। और वो बात करें जो है डेवलपिंग अंडे को, जा बात करें नरिशमेंट डे की, तो जब तक ओवरी में था तब तक नरिशमेंट मिल ही रहा था।
फिर जब ओवरी से बाहर आए तो फिलोपियन ट्यूब में भी नरिशमेंट मिल रहा है, और यूट्रस में वहां तो नरिशमेंट की भरमार है। इन इम्प्लांटेशन के पहले भी 6-7 दिन तक अंडे को नरिशमेंट मिलेगा। अरे तो खुद अपने साथ योक लेकर क्यों घूमेगा वो, जब जरूरत ही नहीं है तो। अच्छा एक बात बताओ, वो जो एग है हमारा, जो ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है, वो फॉलिकुलर सेल के अंदर एम्ब्रोनिक कंडीशन में कवर्ड हो गया था, और उन्होंने एक बार इसका डिवीजन, प्रोटेक्शन, कवरिंग, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, उसका बात करें सब कुछ कंट्रोल में ले लिया था खुद के अंडर में। तो जिंदगी भर थ्रू आउट द लाइफ वही सेल्स, इसको बात करें, इसका डिवीजन भी कंट्रोल करके रखती है। कैसे, पहले वो पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, इधर देखो। एक्चुअली क्या होता है, ये oocyte है, ठीक है। oocyte में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमोर्डियल, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको प्राइमरी oocyte की प्रोफेस की डिप्लोटिन स्टेज में रेस किया हुआ था, किया हुआ था, अरे किया हुआ था। तो ज्यादातर केस में तो ये अंडा अपनी प्राइमरी oocyte की प्रोफेज स्टेज में ही अरेस्ट रहेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी में इनमें से सिर्फ 450 अंडे लकी होंगे जो सेकेंडरी oocyte तक जाते हैं, बाकी तो प्राइमरी oocyte में रहेंगे। तो फॉलिकुलर सेल जब इसको कवर करती है तो सारी सेल चपटी चपटी नहीं होती, उसमें से कुछ कुछ सेल एक्चुअली इसको, कुछ कुछ सेल जो होती है वो इसको एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। कैसे, इधर देखो, कुछ कुछ सेल ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बना लेती है, ये देखो, ये बने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और ये वाली सेल कौन सी है, ये है फॉलिकुलर सेल, कौन सी है। तो पहली बार जब प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनी थी तो उसी टाइम कुछ कुछ फॉलिकुलर सेल का शेप ऐसा हो जाता है, और ये बाहर की तरफ से यहाँ पर जो अंडे का यानी ओवरी है, ओवरी का जो कोर्टेक्स पार्ट है, यहाँ से नरिशमेंट खुद गेन करती है, और फिर पिनोसाइटोसिस प्रोसेस से इसको देती है, और जिंदगी भर इसको देगी। तो इस अंडे को चारों तरफ से इन सेल ने कवर कर लिया, और कुछ कुछ सेल ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बनाकर अंडे के अंदर बात करें डायरेक्टली इसको नरिशमेंट देती, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है। और साथ ही साथ ये सेल एक केमिकल रिलीज करती है लगातार इस सेल के अंदर, और उस केमिकल का नाम होता है oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। क्या रिलीज करती है। और एक बार एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये इसमें रिलीज होने लग गया तो तब तक रिलीज होगा जब तक कि ये लकी होगा अंडा, और मेस्ट्रोसाइकिल में 12वें 13वें दिन ये फॉलिकल, ग्राफन फॉलिकल नहीं बनता, क्योंकि oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर को गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर एफएसएच ही तोड़ सकता है। अरे बोलो, अरे बोलो। और वो मेस्ट्रोसाइकिल के 12वें 13वें दिन जाकर ही इस सुसाइड को हाई लेवल का मिलेगा, और वही इसका मियोसिस फर्स्ट कराएगा, और सेकंड फिर मेटाफेज पे अटकेगा। समझ में आया। तो याद रखना, ये फॉलिकुलर सेल इसको नरिशमेंट देती है, कवरिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, ये आगे जाके कोरोना डेटा, ग्रेनुलोसाइटिका, इंटरना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, देखो सब कुछ ये कर रही है। अरे बोलो। और डिवीजन भी कंट्रोल करके रखती है। तो ये डायग्राम बना और इसके बारे में लिख लो, 2 लाइन पहले लिखवा देता हूँ, टाइप्स ऑफ अंडे बाद में पढ़ाता हूँ। लिखो फटाफट। प्रोटोप्लाज्मिक के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एक ही बात है। अरे एक ही बात है। अरे डायग्राम बनाओ ये वाला भाई।
हाँ लिखो, इसमें लिखो भाइयों, लिखो। चलो, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, राइट डाउन। फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल, फॉलिकुलर सेल और ग्रेनुलोसा सेल एक ही बात है। फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स आर सपोज टू प्रोवाइड, follicular cells or granulosa cells are supposed to provide, follicular cells or granulosa cells are supposed to provide nourishment to oocyte. Follicular cells or granulosa cells are supposed to provide nourishment to oocyte by pinocytosis process, by pinocytosis process। पिनोसाइटोसिस समझते हो? कोश, सेल जब खाती है सॉलिड फॉर्म में तो फेगोसाइटोसिस होता है, और सेल जब लिक्विड फॉर्म में खाती है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी सेल खाती भी है और सेल पीती भी है, पीती भी है सेल कभी कभार, ठीक है ना। तो बाय पिनोसाइटोसिस प्रोसेस एंड ऑल्सो रिलीज, एंड ऑल्सो रिलीज, इन्वर्टेड कोमास में लिख लेना इसको, ऑल्सो रिलीज oocyte maturation inhibitory factors, also release oocyte maturation inhibitory factor, oocyte maturation inhibitory factor। समझ में आ गया? हाँ, ये होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एग पर। टाइप्स ऑफ एग पर आते हैं हम लोग अब। सुनो, अपनी क्लास कितने बजे छूटती है? 7:05 पे ना? हाँ, नहीं हो पाएगा एक्चुअली, वो फिर ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में गुड़गोबर होता है। अपना सिलेबस सारे चारों बैचों में सबसे आगे चल रहा है ऑलरेडी। मॉर्निंग के गर्ल्स बैच में अभी आज मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट हुआ इस पार्ट में, तो अभी तुम बहुत आगे चल रहे हो उन लोगों से। हाँ, बस आगे चलेगे तुम लोग, पता नहीं तुम लोग मतलब बस चलेगे आगे। और अभी साइड वाला तुम्हारा बॉयज है, ये तुम्हारी बराबर चल रहा है, लगभग तुमसे थोड़ा आधा घंटा पीछे चल रहा है ना। तो वहां ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम लोग, जल्दी ग्रेप कर लेते हो किसी चीज को, है ना। 7-8 बार बोलता हूँ, एक बार में समझ में आ जाता तुम लोगों को। हाँ, ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आप थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं। हाँ, सेल रेस्ट पीरियड का मतलब सिर्फ फर्टिलाइजेशन से मानते हैं, लेकिन हाँ वो बाद में इम्प्लांटेशन भी तो होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन उसमें कंसिडर नहीं करते। इम्प्लांटेशन तो 6-7 दिन बाद होता है। ठीक है, चलो बाकी का सी नेक्स्ट क्लास।